वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे क्लास 12th के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक जो है हमारा क्या है भाई, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन आज हमारा टॉपिक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी चैप्टर में एंट्री करते हैं या हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो उसके बारे में पता करते हैं, उसी तरीके से इस चैप्टर के भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ कहा जा रहा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अब हमारा देश आजाद हो चुका है, मगर देश आजाद होने के पहले डेट क्या है भाई, 15 अगस्त 1947। उसके पहले हमारे देश की क्या कंडीशन थी, किस तरीके से यहाँ फॉरेनर जो है वो आए और क्या टाइमलाइन था उनके आने का, और कौन कब कब आया और किसने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा शासन किया, जिसने हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल यूज करा। आइए हम लोग यहां बात करते हैं। सबसे पहले हमारे इंडिया में विजिट करने वाला बंदा जो है उसका नाम है यहां पे भाई 1498 में ये बंदा आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। इसके बाद 1600 में अकबर के कोर्ट में एक बंदा आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो। ये ट्रेड राइट की परमिशन लेने आता है, बट यहां अकबर जो है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है मैं वो मना कर देता है कि भाई मैं आपको ट्रेड राइट की परमिशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ट्रेड राइट की जो परमिशन मांगी गई थी वो यहां पे फोर्ट्स बनाने के लिए मांगी गई थी। मतलब कि जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पे हम लोगों को फोर्ट्स बनाने की परमिशन मिले, ताकि हम लोग यूरोप से आके यहाँ पे फोर्ट्स में रुके और अपने सामान को रख के और इंडिया में और इंडिया के आगे जो कंट्रीज है वहां तक के हम लोग इसको बेच सके। इस सिस्टम को हम लोग एंट्री पोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहां पे जब सिराजुद्दौला की हम लोग आगे बात करने वाले हैं तो यहां पे सर टॉमस रो की कहानी आती है, और यहां पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि 1757 में जो मैंने अभी नाम लिया सिराज उद दौला, ये बंदा था जो ब्रिटिशर्स के 100% अगेंस्ट में चला गया था और इसने बोला कि कुछ भी हो जाए आपको टैक्स तो यहां पे देना पड़ेगा। बट यहां पे ये टैक्स देना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे कि परमिशन कब मिली इनको। तो 1605 में जहांगीर के टाइम पीरियड में इनको ट्रेड राइट की परमिशन मिल जाती है और ये यहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अप टू सो ऑन ये ट्रेड यहां पे चलता रहता है। अप टू हम लोग अगर बात करें यहां पे 1707 औरंगजेब तक के, और लास्ट पावरफुल किंग जो था मुगल एम्पायर का वो था यहाँ पे औरंगजेब। उसके बाद भी बहुत सारे किंग्स तो आए मगर वो पावरफुल किंग नहीं थे। और यहाँ पे सबसे आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि 1857 में लास्ट जो मुगल किंग था उसका नाम था यहाँ पे बहादुर शाह जफर। ओके चलिए अब हम लोग यहां बात कर रहे हैं 1757। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपसे कि भाई 1757 में क्या इवेंट हुआ था। तो ये इवेंट था भैया बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी के पीछे रीजन क्या था ये हम लोगों को पता करना है कि इसके पहले जो वहां पे नवाब हुआ करते थे, जो पहले नवाब थे वो थे मुर्शीद कुली खां। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे। तो दूसरे आए अलीवर्दी खां, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिराजुद्दौला की थी कि अगर मेरे एरिया में आप लोगों को यहां पे ट्रेड करना है तो आप लोगों को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो जब इसने यहां पे धमकी दी तो 23 जून 1756 को यहां पे एक केस होता है जिसको कहा जाता है ब्लैक होल केस। ये ब्लैक होल केस में जो फोर्ट विलियम था उस पर अटैक किया गया और यहां लगभग कहा जाता है 146 जो ब्रिटिशर्स थे, अप्रोक्सीमेटली 146 ब्रिटिशर्स जो है वो डाइड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। इसका बदला लेने के लिए एक साल बाद यहां पे एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव।
और रॉबर्ट क्लाइव 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला से लड़ाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे ये सिराजुद्दौला को हराना इतना आसान नहीं था, बट इसका जो कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है और ये दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर आप हमें सिराजुद्दौला को हराने में मदद करेंगे तो हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो इस तरीके से 1757 में यहाँ पे देखा गया कि पूरी कंट्री में एक ही बंदा था जो अगेंस्ट में था ब्रिटिशर्स के, बाकी पूरी कंट्री जो थी ब्रिटिशर्स के फेवर में जा चुकी थी। अब इन लोगों ने जैसे ही इस बंदे को हराया, किसको हरा दिया भाई यहाँ पे, तो सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। उसके बाद एक और बैटल होती है यहाँ पे 1764 में, जो थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग आते हैं, एक तो आता है मीर कासिम, फिर आता है शाह आलम सेकंड, और आता है सुजात उद दौला। ये तीनों भी हार जाते हैं ब्रिटिशर से, और इस बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद पूरी तरीके से डोमिनेंस ब्रिटिशर्स का हो जाता है। और यहां 1765 में ब्रिटिशर्स एक सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट। इसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब जो भी पीजेंट्स है वो अपनी ही जगह पे यहाँ पे रहेंगे, दूसरी जगह ये मूव ऑन नहीं कर सकते। इस तरीके से ये पूरा हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन है कि 1947 के पहले किस तरीके से ट्रेड राइट की परमिशन मिलती है, सबसे पहले इंडिया की खोज कौन करता है, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कौन बंदा जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट करी है। तो होप सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम तक के काम आने वाला, क्लास 12th में इस तरीके से डेटा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। भाई क्या है इंट्रोडक्शन हमारे इस चैप्टर का, तो कहा जाता है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको पता है कि किसी भी कंट्री का हमेशा कोई ना कोई अच्छा बेटर पास्ट होता है, और हम लोग इंडिया के अब प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर की बात करें, जो कि बहुत ही शानदार फ्यूचर होने वाला हमारा। क्यों? क्योंकि पास्ट से हम लोगों ने बहुत सारी जो गलतियां हुई थी उससे सीख ले ली और प्रेजेंट को अच्छा बना लिया, ताकि हमारा फ्यूचर जो है बहुत शानदार बन सके। ओके, देयर रूट्स स्टेप इन द हिस्ट्री बाय ब्रिटिश रूल फॉर अबाउट 200 ईयर्स। कहा जाता है कि लगभग 200 साल तक के ब्रिटिशर्स ने हम लोगों पे राज किया। बिल्कुल सही बात है, लगभग देखा जाए तो 1757, 1857 और यहां पे लगभग 1947, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 200 ईयर्स का कैलकुलेशन आता है कि उस समय हम लोग यहां पे कॉलोनी बन के रहते हैं ब्रिटिशर्स के अंदर। ओके, एंड फाइनली अब यहां पे वो लोग जब आए तो उन लोगों ने एक पॉलिसी बहुत अच्छी यूज करी, जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड करो और रूल करो। इसका मतलब क्या होता है भाई, हमारे ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना और फिर हम पे ही रूल करना, यह कहलाता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 में, और हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं। और हमारी कंट्री जो है, अब हमारी कंट्री जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो हम लोगों के फायदे के होंगे। अभी तक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे सारे उनके फायदे के थे, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को एक तरीके से डिपेंडेंट बना दिया था उन पर। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया बिकम रॉ मटेरियल सप्लायर। उनका मेन इंटेंशन ये था कि हम लोग कभी भी फिनिश प्रोडक्ट के लिए हम लोग ज्यादा काम ना करें, या हम लोग क्या ना कर सके, फिनिश प्रोडक्ट बना के दूसरी कंट्री को ना बेच सके। तो हम लोगों को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया, जहां हम लोग एक रॉ मटेरियल सप्लायर या रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बच गए। आगे हम लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात करेंगे सप्लायर फॉर द ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया बिकम्स अ फीडर इकोनॉमी। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है क्या बन गई भाई, फीडर इकोनॉमी बन गई ऑफ ब्रिटेन, एक्सपांडिंग ऑन रैपिडली मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। और उन लोगों ने अपना क्या कर लिया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस बना लिया, ताकि यहां से जो रॉ मटेरियल जाए उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे और वापस इंडिया में लाके क्या कर दे, डंप कर दे, ताकि हमारे पास कोई और ऑप्शन यहां ना रहे। एंड इंडिया टेक्स 65 ईयर्स टू अटेन इकोनॉमी, और लगभग हमारे आजादी के बाद भी लगभग 65 ईयर्स लग गया हमें उस पाथ पे आने पे, या हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने में। टू अटेन इकोनॉमी, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज लेड डाउन फॉट इन 23 जून
1757 जिस दिन हमारे यहाँ बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, क्योंकि आखिरी ही वो ऐसा किंग बचा था, नवाब बचा था जो कि अगेंस्ट में था किसके, ब्रिटिशर्स के। उनका नाम था सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस द फ्रेंच अलाइज, और इन दोनों के बीच की लड़ाई होती है और इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक कमांडर इन चीफ जिसका नाम था मीर जाफर, वो जाके मिल जाता है किसे, रॉबर्ट क्लाइव से। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 इन विच सिराजुद्दौला लॉस्ट वॉर बाय ब्रिटिशर्स, इंडिया गॉट अ क्रिपल्ड इकोनॉमी। बट इंडिया को मिला क्या इसके बदले में? क्रिपल्ड इकोनॉमी मिली। कुछ अच्छा नहीं मिला, हमारी जो इकोनॉमी थी वो रेंगती हुई थी। कहने का मतलब यह है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन पे भी नहीं थी और यहाँ पे उसको कवर करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम था। इंडिया में कंटिन्यूअसली दूसरी कंट्री के लोग आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड। इसमें सबसे पहले आए हमारे यहाँ पोर्चुगीज, उसके बाद आए डच जो कि आज नीदरलैंड में रह रहे हैं, उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, उसके बाद आए डेन्स, डेनिश कॉलोनी ऑफ द डेनमार्क, नॉर्वे, और हमारे यहाँ आते हैं फ्रेंच। अगर सीक्वेंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे आते हैं पोर्चुगीज, उसके बाद आते हैं यहाँ पे डच, उसके बाद आते हैं फ्रेंच, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स। तो इस सीक्वेंस में यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों ने ट्रेड करा, एक्सपांशन करा और यहाँ हमारी इकोनॉमी को हमेशा हर्ट करके यहां से चले गए। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी का मतलब होता है एक कंट्री जो दूसरी कंट्री पे रूल करेगी। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन अगर इंडिया पे रूल करता है तो इंडिया बिकेम द कॉलोनी एंड द ब्रिटेन बिकम द रूलर्स। तो इस तरीके से हम लोग कॉलोनी को समझते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन। बट ये जो रिलेशन है कैसे क्रिएट होता है? पॉलिटिक्स से, और दूसरा सोशल रिलेशन सोसाइटी से, बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इट्स कॉलोनी। एक रूलर होगा और दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे कॉलोनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आया भाई कि इंट्रोडक्शन क्या रहेगा इस पूरे चैप्टर का, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये डेट्स हम लोगों ने टाइमलाइन के थ्रू यहाँ पे याद करे। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।